हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जो आज का जो अपना विषय है, जो आपका जो अपना प्रकरण है, वो है साझा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी जो पाठ योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको जो अपनी दैनिक पाठ योजना का क्रमांक डाल लेना है। क्रमांक डालने के पश्चात में आप जिस विद्यालय में आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम या बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। तो जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। फिर आपको दिनांक लगा देनी है और कक्षा, तो आप जो भी कक्षा की पाठ्य योजना बना रही हो, कक्षा आपको लगा देनी। तो कक्षा 8 की आज अपन पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो कक्षा 8 मैंने लिख दिया है। उसके बाद बनता है छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दीजिए आप। विषय आज का मैंने पहले बता दिया गणित है, और जो भी आपका कालांश अवधि थी आपको भर देना है। उसके बाद आता है आपका जो प्रकरण। तो आज का जो अपना प्रकरण है वो है आपका साझा। तो साझा प्रकरण के ऊपर अपना आज पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। तो गणित अपना विषय हो गया, कालांश आपका जो भी कालांश है और अवधि हो जाएगी इसमें 45 मिनट आप लिख लीजिए, या 30 मिनट जी भी जितने भी विषय का आपका कालांश है उस हिसाब से आप इसमें लगा लीजिए। इसके पश्चात में आपके आते हैं शिक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको मैं एक बार पहले बता दूं, शिक्षण उद्देश्य जब बच्चे को आप जो भी चीज़ पढ़ाना चाह रहे हो उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या आपका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चे में आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो आपका शिक्षण का क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो शिक्षण उद्देश्य वाले हेडिंग्स के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा शिक्षण के उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य, और तीसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह से आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। और पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा तो वो लिख दीजिए। छात्र साझे का प्रत्यास्मरण करेंगे, छात्र साझे का पुंज का पुनस्मरण कर सकेंगे। सेकंड आता है अवबोध। अवबोध के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो ये लिख दीजिए, मैंने लिखा दिया है। इसी तरह ज्ञान उपयोग आता है, इसी तरह कौशल आता है। तो इस तरह से ये सारे शिक्षण के उद्देश्य लिख दिए। इसके अंदर मैंने 2 उद्देश्य लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप लिख लीजिएगा इसके अंदर। 5वां है अभिरुचि और 6वां है अभिवृत्ति। तो अभिरुचि और अभिवृत्ति को आप लिख देना। मैंने और भी वीडियोस में लिखा रखे हैं, तो सेम उसी तरह आपको लिख देना है। अभिरुचि के अंदर छात्र साझे के बारे में अभिरुचि ले सकेंगे या रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, और अभिवृत्ति छात्र साझे के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो ये अभिवृत्ति में आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक को शिक्षण कराते वक्त जो भी सामग्री उसकी सहायता करती है वो शिक्षण सामग्री कहलाएगी। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के अंदर मैंने लिखा है वो चीज़ आप लिख लीजिए इसके अंदर किसी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा होगा, जितना सुस्पष्ट होगा, आपकी जो पाठ्य योजना है उतनी अच्छी निकल के आएगी। कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे मूलभूत अंग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका जो प्रस्तावना प्रश्न बनेगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी निकल के आएगी। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बन जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम बन जाएगा आपका छात्र क्रिया का। इस तरह से आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न साझा किसे कहते हैं, तो साझा ये बच्चे होते इसका उत्तर दे देंगे। सेकंड है साझेदार कौन होते हैं, तो व्यापार में धन लगाने व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं। तो बच्चे ने उत्तर दे दिया। छात्र अध्यापक ने फिर से प्रश्न किया व्यापार में लगाए गए इस धन को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे पूंजी कहते हैं। चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक ने फिर से पूछा यदि व्यापार में अलग अलग समय के लिए अलग अलग धन लगाया जाए तो प्रत्येक का लाभांश कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब निरुत्तर रहेंगे, या समस्यात्मक प्रश्न एक तरह से ये बच्चों के लिए बन जाएगा। अब बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न बन गया, तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये उद्देश्य हो गया बच्चों के लिए या छात्र अध्यापिका के लिए। तो इस उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम अलग अलग समय के लिए अलग अलग धन लगाने वाले साधनों के लाभांश ज्ञात करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण, क्योंकि छात्र अध्यापकों द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं, 6 कॉलम। ये पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम बन जाएगा छात्र क्रिया का, चौथा कॉलम सहायक सामग्री,
और 5वां कॉलम हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य, और जो 6वां कॉलम में इसमें एक्स्ट्रा बनवा रहा हूँ वो है मूल्यांकन। क्योंकि गणित के अंदर अगर आप साथ साथ में मूल्यांकन करते जाते हैं तो चीज़ें क्या है हाथ साथ के साथ में क्लियर होती जाएगी। क्योंकि अगर आप मूल्यांकन बच्चे का बाद में जाके करेंगे तो उसके पास में बहुत सारी अध्ययन सामग्री इकट्ठा हो जाएगा और उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा। तो गणित के अंदर क्या होता है, जो चीज़ें उसका साथ के साथ मूल्यांकन अगर होता जाता है तो आपको पता लगता जाएगा कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। तो ये मूल्यांकन वाला कॉलम यहाँ पे इसलिए मैंने साथ में रखा है। इसके पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, तो आपका पहला शिक्षण बिंदु है साझा। तो साझे को समझाने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे एक आदर्श प्रश्न। इस आदर्श प्रश्न के माध्यम से आप बच्चों को समझेंगे। कथन विधि से अपने कर ही रहे हैं। ए ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह पश्चात बी ए से 2,000 रुपये अधिक लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। 6 माह पश्चात सी 16,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। 6 माह पश्चात यदि वर्ष के अंत में, ये सारी चीज़ें आप इसमें से प्रश्न को लिख लीजिए। इसमें आपका ये मूल्यांकन में एक प्रश्न लिख रहा हूँ, तो ये वाला प्रश्न आपको आसान से इसमें से लिख लीजिए। तो यदि वर्ष के अंत में 12,312 रुपये का लाभ हुआ है तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। ये एक प्रकार से आदर्श प्रश्न हो गया। इस आदर्श प्रश्न के माध्यम से छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से समझाया गया। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि ए व सी की पूंजी दी गई, क्योंकि प्रश्न के अंदर यही चीज़ दे रखी है। इसके अतिरिक्त और क्या दिया गया है, तो वर्ष के अंत में लाभांश दिया गया है। इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, बच्चे उत्तर दे देंगे लाभांश ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का लाभांश कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो छात्र अध्यापिका द्वारा इस चीज़ को समझाया जाएगा या प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो द्वितीय आपका जो शिक्षण बिंदु वो होगा प्रत्येक की समतुल्य राशि को ज्ञात करना। इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ इसमें लिखा दी, आप इसको आराम से अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से फिर से छात्र अध्यापिका द्वारा समझाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इसमें लिख दी तो आप आसानी से इसमें से उतार लीजिएगा। अब समतुल्य राशि है, तो समतुल्य राशि को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आपको इस तरह से कॉलम बना लें फिर से अगले पेज पे। तो ये सारे कॉलम मैंने सेम वैसे कॉलम है जैसे पिछले वाले में बनाया था। तो समतुल्य राशि के लिए एक ही 12 माह के लिए 10,000 रुपये की पूंजी समतुल्य है। तो 12 माह के लिए कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपये ये समतुल्य पूंजी हो जाएगी। 1 माह के लिए क्या होगी, तो 1 माह के लिए ये वाली चीज़ निकल के आ जाएगी। इसके पश्चात में बहुत प्रश्न है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ, सारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एक की समतुल्य राशि कितनी होगी, 1,20,000 रुपये। तो किस विधि से, संश्लेषण विधि से हो रहा है ये। तो बी की भी समतुल्य राशि कितनी हो जाएगी, उसके अंदर कितनी अधिक बता रखी थी उसके अंदर, वो वाली चीज़ में से निकल के आ जाएगी। तो बी की समतुल्य राशि के लिए ज्ञात करने के लिए विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से करेंगे। बी की पूंजी ए से कितनी अधिक है, 2,000 रुपये अधिक है। तो बी की पूंजी क्या होगी, क्योंकि 1,20,000 तो पहले ही है, तो 2,000 रुपये है, तो 1,00,000 कितनी हो जाएगी, 22,000 रुपये यहाँ से निकल जाएगी। तो बी की 9 माह के लिए पूंजी क्या होगी, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बी की समतुल्य राशि ज्ञात करने के लिए शिक्षक कथन करेगा, बी की 9 माह के लिए पूंजी समतुल्य है, तो 9 गुणा 12,000 ये हो जाएगी। तो 1,08,000 रुपये यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो प्रश्नोत्तर विधि से ए बी सी की समतुल्य का अनुपात आ जाएगा अपने पास, क्योंकि तीनों की राशि अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ से सी की भी आप ज्ञात कर लीजिएगा, तो सी की भी आपको राशि मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो लिखा है ये तीनों पॉइंट लिखा दिए। उसके पश्चात में आपको ये सारे तीनों के यहाँ से मान निकल के आ जाएंगे। तो इसमें से आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिएगा, गलती मत करिएगा। जो सेम चीज़ मैंने इसमें लिखी है वही चीज़ आपको यहाँ से उतार लेनी है। उसके पश्चात में आता है आपका शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु के अंदर ये सारे कॉलम बना लीजिएगा आप एक पश्चात में, गलती मत करिएगा सारी चीज़ों के बारे में। इस तरह से आपको सभी की समतुल्य राशि प्राप्त हो जाएगी। तो ए बी सी तीनों की समतुल्य राशि प्राप्त होने के पश्चात में इनका आप जो अनुपात निकालेंगे, तो इसकी जो भी अनुपात निकलेगा वो इस प्रकार से निकल जाएगा, क्योंकि 1,20,000, 1,08,000 और 96,000, तो इनका से आप अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 10:9:8। तो इस तरह से इन तीनों का अनुपात अपने पास अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, तीनों का जो अनुपात है वो मिल गया है। तो तीनों का अनुपात मिलते हैं, तीनों का अनुपातीय भागों का आप क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, क्योंकि 10 + 9 + 8, तो तीनों का अनुपातीय भाग का योग कितना आ जाएगा आपके पास निकल के 27 आ जाएगा। तो 27 आ गया, क्योंकि पहले से आपके प्रश्न के अंदर कुल लाभांश दे रखा है 4,104 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका लाभांश। तो यहाँ से आप सभी का लाभांश एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का अनुपात आपके पास है, कुल अनुपातीय भाग का योग है और कुल लाभांश आपके पास पड़ा हो। तो एक का लाभांश निकल के आ जाएगा 10/27 गुना उसकी जो पूंजी है वो आ जाएगी। तो यहाँ से एक लाभांश यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास में। इसी तरह आपको बी बस का भी लाभांश यहाँ से ज्ञात हो जाएगा 9/27 गुणा 12,312 रुपये। तो ये हो जाएगा इसका लाभांश।
तो लाभांश निकल गया, बी का भी आपको लाभांश प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात में सी का भी आप लाभांश ज्ञात कर सकते 8/27 गुणा 12,312 रुपये, तो सी का लाभांश आ जाएगा 3,468 रुपये। तो ये हो गया आपका सी का लाभांश। इस तरह से आप इसको अभ्यास कार्य भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभ्यास कार्य का यदि धन व दोनों समय अलग अलग तो अनुपात किसके मध्य होगा, तो आप इसके लाभ कार्य भी निकाल सकते हैं। गृह कार्य के अंदर आप बच्चों को ये प्रश्न दे दीजिएगा, जैसे मैंने इस प्रकार से प्रश्न दिए तो आप भी अपने हिसाब से एक प्रश्न दे सकते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।